बेटा मैं ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ, देख लीजिए एक बार। आर एबल टू हियर मी? राइट, वेरी गुड। हम्म। बेटा कल हमने 15 ग्रुप कहाँ तक किए थे, जरा एक बार देख लीजिए। फिजिकल स्टेट एलोट्रॉपी तो कर दिया था। राइट, फास्फोरस की भी एलोट्रॉपी हो गई थी। एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी कल पूरा हो गया था। यस सर। अब बेटा ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस से शुरू करना है। विल डिस्कस फ्रॉम द ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस। हेलो बेटा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने अब तक जो देखे थे, आई थिंक इट इज आपको याद होगा, वी आर अंडर द हेडिंग ऑफ पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में हम लोग कर रहे हैं बेटा, दैट इज अ 15th ग्रुप एलिमेंट्स कॉल्ड एज ए निकुंजन फैमिली। इसका डिस्कशन चल रहा था। और मैंने आपको ये जो इसके पहले करा दिया था, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो गया था बेटा। अब जो देखना है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज अ ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस। सही है। अब हमको देखना है बेटा ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस। व्हाट आर द ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस और इसको हमको कैसे पढ़ना है। तो देखो यहाँ पर, ये जो आपका फास्फोरस है, अगर एटमॉस्फेरिक एयर से हीट करा लो तो आपको ये दे देगा। व्हाट इज दैट? एक आएगा बेटा ट्राइऑक्साइड कॉल्ड एज P2O3। और आप जानते हो बेटा P2O3 ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। दिस P2O3 इट विल एग्जिस्ट एज इट्स डायमेरिक फॉर्म। डायमेरिक फॉर्म मतलब इसका टू मोस्ट ले लो या इसका टू टाइम्स ले लो। P2 बिकम P4, O3 बिकम 3, है ना, इट बिकम 6। P4O6 इज अ डायमेरिक फॉर्म ऑफ ट्राइऑक्साइड ऑफ फास्फोरस। तो एक्चुअली P2O3 क्या है? तो आप बोलना सर इट इज अ ट्राइऑक्साइड ऑफ फास्फोरस है, और इसकी डायमेरिक फॉर्म बना लो तो आपको P4O6 आएगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप उसको फास्फोरस को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करो तो ऐसा आएगा। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करो तो आपको ट्राइऑक्साइड देगा। अगर आप एक्सेस ऑफ एयर में हीट करा लो इसी को, अगर आप एक्सेस ऑफ एयर में हीट करा लो तो ये देगा P2O5। बेटा इट इज कॉल्ड एज ए पेंटा ऑक्साइड ऑफ ए, राइट बेटा, पेंटा ऑक्साइड ऑफ ए फास्फोरस। इट आल्सो एग्जिस्ट एज इट्स डायमेरिक फॉर्म। बेटा इसकी डायमेरिक फॉर्म क्या होगी? तो लेट मी टेल यू, इसकी डायमेरिक फॉर्म होगी P4O10 इज इट्स डायमेरिक फॉर्म। तो एक ट्राइऑक्साइड आ गया और एक आपको पेंटाऑक्साइड आ गया। एक काम करेंगे बेटा, ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछा जाता है। ये ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, तो हम पहले इसकी बात करेंगे। ये एक एसिडिक ऑक्साइड है, और अगर इसका स्ट्रक्चर पूछा जाए तो देखो बेटा बनाना कैसे है। ये P है, सेकंड वाला, थर्ड वाला, और चार चार P तो बना लिए टेट्राहेड्रल फॉर्म में। बेटा O6 है, इसका मतलब है ये P और P के बीच में एक ऑक्सीजन होगा, ये P और ये P के बीच में भी एक ऑक्सीजन होगा। बाकी सारे P और P के बीच में एक एक ऑक्सीजन लगा दो। 1, देन 2, देन 3, देन 4, और ये 5 और 6। सही है। यहाँ पर आपको ये ऐसा बुक में लिखा रहता है, पर ये बॉन्ड नहीं है बेटा। ये आपको बता रहे हैं कि टेट्राहेड्रल की अरेंजमेंट है, and each phosphorus atom will present at the corner of the tetrahedron. ये ऐसा, each phosphorus atom is attached to the corner of the tetrahedron. ये बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड तो ये है।
जो डार्क लाइन में दी है ना ये बॉन्ड है। अगर ऐसे लिखा हो तो ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, ये डॉटेड लाइन मतलब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। अब देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने आ गए 6। बेटा यहाँ पर एग्जाम में पूछता है कि ईच फास्फोरस के पास कितने लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर। टोटल फास्फोरस है कितने 4, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर विद फास्फोरस 4। आप ये भी जानते हो एक एक ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है, तो देखो भाई एक एक ऑक्सीजन के पास मैं दो दो लोन पेयर भी शो कर रहा हूँ। यस आई एम शोइंग ईच ऑक्सीजन एटम इज हैविंग ईच ऑक्सीजन एटम इज हैविंग टू टू लोन पेयर। तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, तो देखो बेटा एक ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, तो 6 इंटू टू 12 लोन पेयर इसके, और चार एक एक फास्फोरस के 4, 12 प्लस 4 16 लोन पेयर हो गए। कितने पीओपी बॉन्ड है, तो 1 2 3 4, फिर ये आएगा 5 एंड 6 पीओपी बॉन्ड्स आर देयर। गॉट द पॉइंट। और एक एक फास्फोरस की हैबिटेशन भी अगर आपसे पूछे तो बोलना सर इसकी हैबिटेशन sp3 है। इसकी हैबिटेशन क्या है बेटा sp3। देख लो स्ट्रक्चर देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम में कुछ भी पूछता है नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स कितने, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने, फास्फोरस की हैबिटेशन क्या हो सकती है, एवरीथिंग सब कुछ पूछा जाता है एग्जाम में। सही है, ये हो गया। अब इसी में P4O6 की मैं आपको बात कराऊंगा बेटा। हमको कैसे मालूम कि ऑक्सीडेशन मतलब एसिडिक नेचर बढ़ती है कम होती है, तो इसमें एक रूल होता है। अब आप देखिए ये आपका P4O6 है और ये आपका P4O10 है। अगर मैं पूछूं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो भाई आप तो निकालोगे ना 4x 6 इंटू टू 12 माइनस 12। हाँ बेटा माइनस 12 बिकम प्लस 12 बाय 4 कर लो 3। तो ये आ रही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रही, और इस फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ रही। तो आपसे पूछा जाएगा दोनों में एसिडिक नेचर किसका ज्यादा है, तो मैं बता दूं जिस नॉन मेटल एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर जितनी ज्यादा हो उसकी एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा है। मतलब आप क्या बोलना बेटा, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर विल बी द एसिडिक नेचर। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर विल बी द एसिडिक हायर will be the higher will be the acidic nature. Got the point? Higher the oxidation state, higher will be the acidic nature. ये ज्यादा एसिडिक है। और एक आप लोग जानते हो बेटा डाउन दी ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता है और एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड डिक्रीज करेगा। तो आप इसके साथ एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो सर, डाउन दी ग्रुप metallic nature है ना बेटा, किसका मेटालिक नेचर और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर इंक्रीजेस, नॉन मेटालिक नेचर डिक्रीजेस, नॉन मेटालिक नेचर डिक्रीजेस, बेसिक ऑक्साइड नेचर increases, acidic oxide nature decreases, right? लिख लो बेटा इसे। तो आपको ये बताया जाता है बेटा ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस के दो है, एक ट्राइऑक्साइड है पेंटॉक्साइड है। ट्राइऑक्साइड और पेंटॉक्साइड में पेंटॉक्साइड की एसिडिक नेचर ज्यादा है, क्यों? बिकॉज यहाँ देख रहे हो बेटा जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा, और हम जानते हैं डाउन दी ग्रुप मेटालिक नेचर इंक्रीज होगा, नॉन मेटालिक नेचर डिक्रीज होगा, तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड बढ़ते जाएगा तो एसिडिक नेचर की ऑक्साइड डिक्रीज करते जाएंगे, राइट? हाँ बेटा अगर मुझे एसिडिक नेचर में भी अगर बताना है इसमें तो मैं आपको बताऊंगा इसके दो दो एसिडिक फॉर्म आएंगे। आई वांट टू टेल यू अदर पार्ट, इतना लिख लो, आई वांट टू राइट अदर पार्ट में। ये जो है आपका ट्राइऑक्साइड ऑफ फास्फोरस जो होता है दैट इज P2O3 कैन बी रिटन एज P4O6। अगर आप इसमें देखो इसकी हाइड्रोलिसिस करके देखो बेटा, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है।
कि आपका ये जो P4O6 है ना, इट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। तो बात दो बार लिख सकते हैं बेटा, एक ठंडे पानी में और एक गर्म पानी में। ठंडा पानी मतलब क्या होगा, कोल्ड वाटर। गर्म पानी मतलब होगा हॉट वाटर। खास बात बता बेटा, कोल्ड वाटर में देता है H3PO3, कोल्ड वाटर में देता है क्या, H3PO3, और हॉट वाटर में देता है H3PO4। बेटा यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए फास्फोरस की, 3 into 2 6 minus 6 plus 3 minus 3 become plus 3, और ये 8 में से 3 गए तो प्लस 5। यस सर बेटा, इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरस बेटा ROUS एसिड है, देखो मैं अंडरलाइन यहाँ पे राउंड अप कर लिया, और इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। बेटा यहाँ पर देखिए मैंने IC को राउंड अप किया है, क्योंकि हायर द ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी डिनोटेड एज ए IC एसिड, लोअर द ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी डिनोटेड एज OUS एसिड। इसका मतलब अब इन दोनों में H3PO3 और H3PO4 में आपसे पूछा जाए भाई किसकी एसिडिक नेचर ज्यादा है, तो सर अभी भी आपने बताया था जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उसकी एसिडिक नेचर या उसकी एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा। तो H3PO3 और H3PO4 में देखो +5 more acidic in nature than the +3 which is a less acidic in nature। क्लियर है बेटा, बना लो यहां तक, ले लो स्क्रीनशॉट। वेरी गुड। अब आएगा बेटा स्ट्रक्चर ऑफ, इसी से कंटिन्यू करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ P4O10। बेटा काम करेंगे ना, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, मैं इसी में बना देता हूँ P4O10 क्या होता है। देखिए कितना इजी है, P4O6 बिकम P4O10 पेंटाऑक्साइड, एसिडिक नेचर आप जानते हो, ये सब हाइब्रिडेशन वैसी होगी नो डाउट। बेटा ये जो फास्फोरस के पास लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर ऑक्सीजन को डोनेट करके ऐसे पाई बॉन्ड बनाएगा। अब काउंट कर लीजिए, सब कुछ वही है, बट यहाँ पर P डबल बॉन्ड O आ गया है। बेटा आप P डबल बॉन्ड O भी दे सकते हो या डेटिव बॉन्ड O दे सकते हो, इट डजंट मैटर। मुझे आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड बना हुआ है ना, ये पाई बॉन्ड किस तरह का है, तो बोलना भाई P पाई D पाई पाई बॉन्ड है। ये क्या बॉन्ड है, P पाई D पाई। एक बॉन्ड तो सिग्मा होगा ऑब्वियसली, पहला वाला बॉन्ड तो सिग्मा ही बनता है, बट दूसरा वाला जो पाई बना है कैसे है, दैट इज ए p orbital of oxygen and d orbital of phosphorus involved and it form p pi d pi bond। ये पूछा गया है एग्जाम में, राइट, देख लीजिए। हाँ अगर P4O10 की अगर आप हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देखते हो तो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर में इसकी भी अच्छी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, आई विल शो यू। भाई ये P4O10 है और ये P4O10 है, अगर आप इसे कोल्ड वाटर में डालते हो और इसे अगर आप हॉट वाटर में डालते हो, बेटा हॉट वाटर में वही देगा जो पहले दिया, क्या, H3PO4 कॉल्ड एज व्हाट, फॉस्फोरिक एसिड। लेकिन कोल्ड वाटर में जब पेंटॉक्साइड डालते हो इट गिव्स राइज टू HPO2। याद रहेगा ये वाला, एग्जाम में ऐसे ही पूछता है। और HPO2 कॉल्ड एज व्हाट बेटा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड कोल्ड वाटर के साथ। लेकिन पेंटोऑक्साइड ऑफ फास्फोरस हॉट वाटर से मिला दो, आपको H3PO4 कॉल्ड एज ए फॉस्फोरिक एसिड आ जाएगा। ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं, बट मैंने ऑर्थो मेटा के बारे में बात नहीं किया, आई डिस्कस ओनली फॉस्फोरिक एसिड। जब ऑक्सी एसिड में आएंगे तब आपको मैं बताऊंगा, राइट। अब आपसे पूछा जाए P4O10 और P4O6 है ना, P2O3 का P4O6, इन दोनों में विच इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो लेट मी शो यू। बेटा यहाँ आपको याद रखना है, आपका ये जो P4O10 है ना, इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इट एक्ट एज व्हाट, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब जिसकी टेंडेंसी वाटर मॉलिक्यूल निकालने की है, जैसे अपना कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड था, वैसा ही ये आपका P4O10 विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, राइट। और एसिड स्ट्रेन की तो आपको मैंने बता ही दिया था कि सर P4O6 की बात करो और P4O10 की बात करो तो P4O10 इज हैविंग ए मोर एसिडिक स्ट्रेंथ देन दैट ऑफ P4O6। ऐसा क्यों सर, क्योंकि मैंने अभी भी बताया था
जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। ये कितनी है बेटा? +5, मोर एसिडिक देन +3, राइट? स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। अब आएगा बेटा हैलाइड्स। हैलाइड्स ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट दो तरह के हैं, ट्रायलाइड्स आता है, पेंटालाइड है। उसमें सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे एनसीईआरटी में दिया है कि नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म इट्स पेंटालाइड, और सब बच्चों को याद भी होना चाहिए कि सर व्हाई द नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म द पेंटालाइड, बोलना ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। वेरी गुड, ये सबसे बढ़िया कंसेप्ट है इसका, हैलाइड्स का। बेटा हैलाइड मतलब हमारे जो 15 ग्रुप एलिमेंट होते हैं, ये दो तरह के हैलाइड बनाएगा। पहला वाला बनाएगा ट्राई हैलाइड्स और दूसरा वाला बनाएगा पेंटा हैलाइड्स। बेटा अगर मैं लिखना चाहूँ ट्रायलाइड का फॉर्म तो MX3, पेंटालाइड का फॉर्म तो MX5। आपको ये याद रखना है बेटा, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहालाइड, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहालाइड। आपको पूछा जाएगा ऐसा क्यों, तो बोलना रीजन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। बेटा एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, नाइट्रोजन अपनी ऑक्टेट को एक्सपांड नहीं कर पाएगा एंड इट कैन नॉट फॉर्म द पेंटाहालाइड, राइट? तो यहाँ बात कर रहे हैं ट्रायलाइड एंड पेंटाहालाइड। तो फर्स्ट पॉइंट वी कैन से सर ये जो आपका ट्रायहालाइड्स है जिसको आपने MX3 बोला है, हाँ बेटा M इज एनी एलिमेंट ऑफ फिफ्थ और X मतलब हैलोजेंस। तो यहाँ हम बोलेंगे बेटा सारे एलिमेंट ट्रायलाइड बनाते हैं, ऑल एलिमेंट्स फॉर्म इट्स ट्रायहालाइड, फॉर्म इट्स ट्रायहालाइड, ऑल एलिमेंट फॉर्म इट्स ट्रायहालाइड। व्हाट इज दैट? MX3। ये तो आ गया। बात इतना ही नहीं बेटा, अगर आप इसकी बात करो एग्जांपल नाइट्रोजन में ऐसे कौन कौन से ट्रायलाइड बनाता है, ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो आप बोलना सर नाइट्रोजन से आप NF3 बना सकते हो, बेटा नाइट्रोजन से आप NCl3 बना सकते हो। अब ब्रोमीन डालो तो NBr3 भी बन जाएगा, और आयोडीन डालो तो NI3 भी बन जाएगा। लेकिन खास बात बताए बेटा, NF3, NCl3, NBr3, NI3 में सबसे ज्यादा स्टेबल आपका NF3 है। ये कैसा है? सबसे ज्यादा स्टेबल है। किसी ने पूछा वाई, तो बोलना बेटा डेल्टा HF इसकी नेगेटिव है। मतलब ये प्रोसेस जब बनता है तो ये प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन इज नेगेटिव। बेटा ये याद रखो, जितना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा बनने वाले कंपाउंड में उतनी एनर्जी कम होगी, और हमारे केमिस्ट्री का रूल ही है जिसके पास कम एनर्जी हो वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो हम बोलेंगे बेटा ओनली दीज ट्रायलाइड नाइट्रोजन इज स्टेबल। अब ये भी लिखना क्या बेटा, ओनली ओनली दीज ट्राई हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन इज स्टेबल। इसका मतलब बाकी के बाकी ये बनते तो है पर है कैसे सर? अनस्टेबल है। क्यों बेटा? क्योंकि लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ द एटम। तो ये बाकी सबके सब कैसे है? दे आर द अनस्टेबल। व्हाई इट इज? ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ एन एटम। भाई देखो, नाइट्रोजन बहुत छोटा है, क्लोरीन बहुत बड़ा है, स्मॉलर द साइज लार्जर द साइज, तो दोनों की जो बॉन्डिंग होगी या जिसमें ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होंगे वो वीक होंगे। भाई ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल वीक है तो बॉन्ड अपने आप टूट जाएगा। इसका मतलब ये सारे केसेस में आपके हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू कैसी होगी बेटा? पॉजिटिव होगी, मतलब एंडोथर्मिक होगी। मतलब ये मॉलिक्यूल में अपने आप में ही बहुत एनर्जी है। तो बेटा केमिस्ट्री का रूल है, जिसके पास ज्यादा एनर्जी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। इज इट क्लियर? अच्छी बात है सर। सर इसी ट्रायलाइड में क्या हम आप हमको स्ट्रक्चर ऑफ ट्रायलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन बताओगे? डेफिनेटली भाई। देखिए ये नाइट्रोजन, इसके सर पे लोन पेयर और इसके साथ 3 हैलोजन जुड़े हुए हैं।
तो ऑब्वियसली इसकी हैबिटेशन क्या होगी सर, sp3। ज्योमेट्री क्या होगी भाई, अरे वाह, टेट्राहेड्रल। भाई ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, पर वीसीपीआर थ्योरी बताती है एक लोन पेयर आने के कारण द शेप विल लुक लाइक ए पिरामिडल इन शेप। भाई शेप तो पिरामिडल होगी और ज्योमेट्री उसकी कैसी होगी बेटा, यस टेट्राहेड्रल। अब एक लोन पेयर होने के कारण इट शुड बिहेव एज ए व्हाट, तो आप बोलना टेंडेंसी टू डोनेट ए लोन पेयर है, इसीलिए NX3 कैसा बिहेव करेगा सर, NX3 विल बिहेव एज ए लेविस बेस, राइट। लिख लो बेटा, ये एक एक पॉइंट एनसीईआरटी के हैं जो आपको काम में आएंगे। मेरे नोट्स देख के आप बाकी का आप कर सकते हो बेटा। मेरा नोट्स अगर आप देख के, इफ यू वांट टू प्रिपेयर, वी कैन प्रिपेयर फॉर अदर पार्ट आल्सो। इसीलिए बेटा एवरीथिंग पॉइंट टू पॉइंट आई एम गोइंग टू कवर फ्रॉम द एनसीईआरटी सिलेबस। हाँ, इस टॉपिक में आपको ये भी पूछा जाता है व्हाट इज ए बॉन्ड एंगल ऑफ ए ट्राइहाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन। तो ये तो सबको ही मालूम है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आओगे साइज ऑफ द एटम बढ़ेगा तो वहां पर बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगी। तो मैं यहाँ लिख दूं बेटा NF3 NCl3 then NBr3 and then Ni3, it is the order of what, bond angle। इट इज ऑर्डर ऑफ व्हाट बेटा, बॉन्ड एंगल, क्योंकि यहाँ छोटा साइज ऑफ द हैलोजन होने के कारण रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड दिस वन ज्यादा होगा, और जितनी ज्यादा रिपल्शन उतनी कम उसकी बॉन्ड एंगल। साथ में बेटा बेसिक स्ट्रेंथ की बात करो, मैंने बताया ना लेविस बेस है, तो लेविस बेस मतलब किसकी टेंडेंसी लोन पे देने की ज्यादा है, तो यही बेटा देखो NF3 NCl3 NBr3 NF3 या Ni3 की टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ज्यादा है, हम बोलेंगे इट इज ए लेविस और इट इज ए हैविंग ए ग्रेटर बेसिक स्ट्रेंथ, सो इट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब Ni3 में आयोडीन की साइज बड़ी होने के कारण नाइट्रोजन वहां से लोन पेयर इजीली डोनेट कर पाएगा, बट NF3 में फ्लोरीन की साइज कम होने के कारण वहां पर फ्लोरीन क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, हेंस उसकी टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर कम हो जाएगी। तो ये लेस बेसिक हो गया और Ni3 बिकम ए स्ट्रॉन्ग बेसिक आ जाता है, राइट। देख लो बेटा एक बार इसको। नाउ नेक्स्ट वन इज आफ्टर द स्ट्रक्चर और NX3 अपन देख लिए बेटा, अब देखेंगे हम लोग ट्रायलाइड्स ऑफ ए फास्फोरस। ये सारा क्या था, ट्रायलाइड ऑफ नाइट्रोजन पे थे। अब हम देखेंगे ट्रायलाइड ऑफ ए फास्फोरस। व्हाट आर द ट्रायलाइड ऑफ फास्फोरस आर देयर। हाँ बेटा उसके भी वैसे ही है, इट कैन फॉर्म इट्स ट्रायलाइड, इट कैन फॉर्म इट्स पेंटालाइड। अब आप बोलेंगे सर नाइट्रोजन का पेंटालाइड नहीं बताया आपने, मैंने अभी लिख के दिया ना, nitrogen cannot form its pentahalide due to the absence of vacant d orbital, it cannot expand its octet, hence it does not have its pentahalide। अब आप फास्फोरस की बात कीजिए बेटा, विल टॉक अबाउट द फास्फोरस। देखिए कैसे बेटा, फास्फोरस की टेंडेंसी है टू फॉर्म इट्स ट्रायलाइड, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ये आपका फास्फोरस है, और ये फास्फोरस की टेंडेंसी है टू फॉर्म इट्स ट्रायलाइड PX3, so we can say it is a trihalide of a phosphorus। अच्छी बात है बेटा, ट्रायलाइड ऑफ फास्फोरस मतलब कैसे बताओगे, इसकी टेंडेंसी कैसी होगी, तो देखो थोड़ा ध्यान से बेटा, ये एक लोन पेयर भी है, इसके पास 3 हैलोजेंस भी है, देख लो देख लो देख लो। नाइट्रोजन में भी था, नाइट्रोजन में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था, था क्या, नहीं था, तो इट कैनॉट एक्सेप्ट द लोन पेयर, इट कैन डोनेट द लोन पेयर। बेटा याद रखना इसकी लोन पेयर है और इसकी हैबिटेशन sp3 है, यहां तक तो सही है, लेकिन फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो आप बोलना ड्यू टू दैट इट विल बिहेव एज ए कैसा, लेविस एसिड। क्यों, क्योंकि फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्यों लेविस एसिड है बेटा ये, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d orbital, it has tendency to accept lone pair of electrons। हाँ बेटा, it has a tendency to accept a lone pair of electrons, hence it will start to behave as a what,
लेविस एसिड इन नेचर। अब एग्जांपल ये तो मैंने थोड़ा सा दे दिया। अब देखिए एग्जांपल इसके रिएक्शंस की देखो बेटा। अगर आप इस ट्राई हैलाइड ऑफ फास्फोरस को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा लो तो भाई वो पेंटा हैलाइड देगा। आपसे पूछा जाए सर इसकी हाइब्रिडेशन कितनी है, तो Z इक्वल टू, आप जानते हो हाइब्रिडेशन वाला फॉर्मूला, Z इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। कितने आएंगे बेटा 5, मोनोवैलेंट कितने 3, 5 + 3 8/2 4। Z की वैल्यू 4 है इसमें, इसका मतलब इसकी हाइब्रिडेशन sp3 है। अच्छी बात है बेटा। यहाँ देखिए Z की वैल्यू कितनी आएंगी, राइट 5 + 5 10/2 5। Z की वैल्यू 5 है, मतलब sp3 डिहाइब्रिडेशन है। मतलब इसकी ज्योमेट्री बात करो बेटा, ये आपको टेट्राहेड्रल देगा। और इसकी ज्योमेट्री की बात करो बेटा, ये आपको देगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये आपका केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट है बेटा। आप देख सकते हो मेरे प्रीवियस वीडियोस में दिए गए हैं, टेट्राहेड्रल और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। जेड की वैल्यू 4 आना मतलब बॉन्ड पेयर 3 है, तो लोन पेयर कितने आ गई 1। वेरी गुड बेटा। यहाँ पर जेड की वैल्यू 5 ना, बॉन्ड पेयर 5 है, तो आपकी इसकी लोन पेयर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब जो इसकी ज्योमेट्री है वही उसकी शेप है। क्यों? जिसकी लोन पेयर 0 उसकी शेप इज इक्वल टू ज्योमेट्री। क्या है बेटा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और आप जानते हो PCl5 में अगर आप ड्रॉ करना चाहे तो ये PCl5 का स्ट्रक्चर है। 3 Cl के बॉन्ड आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे लग गए और बाकी के 2 क्लोरीन इट इज कमिंग ऑन द एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा बॉन्ड लेंथ बड़ा है, तो बोलना एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से। तो अगर ये आप देखो बॉन्ड लेंथ किसकी बड़ी है, तो बोलना एक्सियल की बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से बड़ी है। अगर आप इसे हीट करो ना बेटा, एक्सियल बॉन्ड पहले टूटेगा, तब जाके PCl5 डिकम्पोजेस गिव्स PCl3 + Cl2, और दो जो Cl निकले आपके एक्सियल से निकले। तो यहाँ देखिए बेटा मैंने रिएक्शन कैसे लिखा, इसको क्लोरीनेशन करा लो आपको पेंटाहालाइड दे देगा। इज इट क्लियर? तो ये छोटा सा कंसेप्ट था बेटा जो मुझे बताना था कि PCl3 से Cl2 डाल तो PCl5 मिलेगा। इसका उल्टा बेटा, PCl5 को हीट करो तो Cl3 एंड Cl2 निकलेगा। और आप जानते हो ये दोनों के दोनों क्लोरीन कहां से निकलेंगे? एक्सियल बॉन्ड से निकलेंगे, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। आसानी से हीट करो तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड टूट जाएंगे और ये दोनों क्लोरीन आपके एक्सियल से आ जाएंगे और PCl5 कन्वर्टेड इनटू PCl3 + Cl2। राइट बेटा? देख लीजिए इसे। ये था ट्रायलाइट, राइट। इसके साथ साथ हम एक काम करेंगे, ये ट्रायलाइट की थोड़ी प्रॉपर्टीज भी होती है, थोड़ा वो भी देख लेंगे तो आपको और इजी हो जाएगा टॉपिक पढ़ने के लिए। प्रॉपर्टीज यही बता दूं बेटा मैं, आप ले लो इसको लिख लो। एक्सेलेंट। अब इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिए बेटा, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायलाइट ऑफ फास्फोरस। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताऊं मैं, इसकी हाइड्रोलिसिस ही है। क्योंकि फास्फोरस में सेंट्रल एटम में वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण ये वाटर के ऑक्सीजन से लोन पेयर लेगा एंड इट कैन अंडरगोस हाइड्रोलिसिस। यही तो कंसेप्ट है हाइड्रोलिसिस का। बेटा कौन सा कंपाउंड हाइड्रोलिसिस करता है और कौन सा नहीं करता है, वो डिपेंड करेगा उस कंपाउंड के सेंट्रल एटम में वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है या नहीं है। अगर उस सेंट्रल एटम, उस कंपाउंड के सेंट्रल एटम में वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है तो वाटर के ऑक्सीजन से लोन पेयर लेगा एंड कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस। जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस भाई, तो CH4 कैन नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना? हाँ, CH4 cannot undergo hydrolysis, but SiCl4 can undergo hydrolysis. CCl4 does not undergo. क्यों? क्योंकि CCl4 में अपने कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, बट SiCl4 में Si सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण इट कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, हम वो बात करेंगे। लेट अस से भाई प्रॉपर्टीज नंबर 1 हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिसिस की। मतलब क्या इसकी हाइड्रोलिसिस होगी या नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी भाई। कैसे? देखो, अगर मैं NF3 की बात करूं और इसकी हाइड्रोलिसिस करना चाहूं तो आपको लगेगा सर इसकी हाइड्रोलिसिस होना चाहिए, नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है ना बेटा। वेरी गुड। तो आप लिखना यहां पर इट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, डज नॉट अंडरगोस हाइड्रोलिसिस because central atom nitrogen does not have
डज नॉट हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल। बेटा वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो वाटर का जो ऑक्सीजन है अपने लोन पेयर किसको डोनेट करेगा? जगह ही नहीं है तो डोनेट ही नहीं करेगा, तो यहाँ पर नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, नो प्रोडक्ट फॉर्म, मतलब नो रिएक्शन। NF3 की बात किया। हाँ सर, NCl3 में देखो अब क्या क्या होगा बेटा। NCl3, PCl3, ASCl3, SbCl3, BiCl3, सब में देखो आप हाइड्रोलिसिस करना चाहो होगा। क्यों मालूम? एक तो यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था, ऊपर से फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो रिएक्शन नहीं हो गई। पर यहाँ पर NCl3 में अगर आप हाइड्रोलिसिस करना चाहो बेटा, तो यहाँ पर भी आपको वैकेंट ऑर्बिटल नहीं दिखता है, बट क्लोरीन की एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है फ्लोरीन से। और बेटा जिसकी एफिनिटी ज्यादा है वो रिएक्शन करेगा, और Cl कैन बी रिप्लेस बाय OH एंड इट फॉर्म NH3। बाकी क्या है बेटा? क्लोरीन, व्हाट इज दैट? HCl। क्लोरीन कितने? 3, तो भाई 3 हाइड्रोजन 3+3 6, मेक इट। यहाँ पर आपके OH भी दिख रहे हैं ना? हाँ बेटा, यहाँ पर HOCl आएगा, इंस्टेड ऑफ दैट इट विल मेक इट हियर एज ए, हाँ बेटा ये आएगा HOCl। तो एक काम कर लीजिए, क्लोरीन 3 है तो यहाँ 3 डाल दो, 3+3 6 हो गए, ये हो गया 6 में से चले गया, ऑक्सीजन 3, HOCl आ गया। अब जानते हो HOCl का नाम क्या है? हाइपोक्लोरस एसिड, इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड। बेटा ये अपने आप में अनस्टेबल होता है और अपने आप में ही टूटेगा, और जब अपने आप में टूटेगा तो ये ऐसा डिकम्पोज होके आपको एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा। बेटा जिसकी टेंडेंसी नेसेंट ऑक्सीजन देने की है, इट मस्ट एक्ट एज एन व्हाट? ए ब्लीचिंग एजेंट। हाँ बेटा, इसने नेसेंट ऑक्सीजन दिया तो इट मस्ट एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट। इसकी प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ेंगे। चलो PCl3 कर लो भाई, PCl3 करो, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक AsCl3 करो, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमोनी भी करो, और बिस्मथ भी करो। ये सारे के सारे ट्रायलाइट्स है बेटा, सब में हाइड्रोलिसिस करते चलो आप। सर इसकी भी हाइड्रोलिसिस होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, और इसकी भी होगी। भाई जब सबकी हाइड्रोलिसिस होगी तो आने वाले कंपाउंड थोड़े थोड़े अलग होंगे। व्हाट इज दैट? PCl3 की हाइड्रोलिसिस करा लो, आपको देगा बेटा H3PO3 प्लस HCl। AsCl3 आर्सेनिक के आप हाइड्रोलिसिस करा लो, वो देगा आपको उसकी ऑक्सी एसिड H3AsO3। बेटा एंटीमोनी SbOCl देगा, हाँ SbOCl NCERT में लिखा हुआ है। और BiCl3 की करा लो, आपको देगा BiOCl। BiOCl। आपको एक बात बताए बेटा, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आता है, ये भी प्रेसिपिटेट के ही फॉर्म में आता है। दोनों के दोनों कैसे आते हैं बेटा? प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आते हैं। मतलब ये जो आपको प्रोडक्ट आ रहे हैं ये ओनली ड्यू टू पार्शियल हाइड्रोलिसिस से आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं बेटा? ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस से प्रोडक्ट आ रहे हैं। बाकी सारे के सारे जो प्रोडक्ट आ रहे हैं आपको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से आ रहे हैं। गॉट द पॉइंट? और दूसरी बात, ये ऐसे प्रेसिपिटेट आने के नेचर क्या होगा बोलना, कि SbCl3 BiCl3 का नेचर कैसा है बेटा? देयर आयनिक नेचर होता है। तो आप ये भी लिख सकते हो SbCl3 एंड BiCl3 दे आर हैविंग इट्स आयनिक नेचर। और बेटा किसी भी आयनिक कंपाउंड की अगर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो वो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में जाके आपको प्रेसिपिटेट फॉर्म करा के देगा। ले लो बेटा यहाँ तक स्क्रीनशॉट। बन गया? ये था बेटा ट्रायलाइट्स, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमोनी बिस्मथ, राइट। ये चीजें आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो एनसीईआरटी में दिया है वही लाइन टू लाइन मैंने पढ़ाया बेटा। तो आप अगर इसी को अच्छे से देख के फिर एनसीईआरटी रिवीजन करते हो तो इनडायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी याद हो जाएगी। और देखना प्रीवियस 4 to 5 इयर्स के नीट एग्जाम में या 4 to 5 इयर्स के आपको आईआईटी मेंस एग्जाम में इसी से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कहीं बाहर से क्वेश्चन कभी कभी भी नहीं देगा बेटा। चलो अब बात करेंगे आफ्टर द ट्रायलाइट विल टॉक अबाउट द पेंटाहालाइड ऑफ फास्फोरस। हाँ बेटा विल टॉक अबाउट द पेंटाहालाइड ऑफ ए फास्फोरस। अब आएगा पेंटाहालाइड। अभी तो स्टार्टिंग में मैंने लिख दिया था, फिर और एक बार दे रहा हूं। फर्स्ट वन, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहालाइड
halide due to absence of vacant d orbitals. So vacant orbital d नहीं है, it cannot expand its octet, so it does not form the pentahalide. Hence nitrogen has maximum covalency. इसकी कितनी आती? 4 आती। अमोनियम आयन है ना बेटा एग्जांपल, 4 ही तो बॉन्ड बनाएगा, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कितनी आएंगी? 4। एग्जांपल यू कैन सी इन अमोनियम आयन नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाया? 4 बॉन्ड बनाया, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी? 4 होगी। दूसरी बात बेटा, नाइट्रोजन तो हो गया, बिस्मथ की बात करो बेटा। बिस्मथ डज नॉट फॉर्म पेंटाहालाइड, ये भी बात है। अब बिस्मथ इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहालाइड, लेकिन एक पेंटाहालाइड जरूर बनाता है। एनसीईआरटी का है और पूछता भी एग्जाम में। BiF5 बनाता है क्योंकि इसकी आयनिक नेचर अच्छी है, तो ये डज नॉट फॉर्म पेंटाहालाइड। क्यों बेटा? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे बेटा व्हाट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर नहीं पढ़े तो देखो, बिस्मथ की 2 वैलेंसी है, +5 भी है और +2 भी है। NH2 NP3 है ना बेटा, तो NH2 NP3 मतलब P से 3 निकले, ओके बेटा, और बाकी के 2 निकले, 3 और 2 5। तो बोला गया बिस्मथ की +3 ज्यादा स्टेबल है देन द +5। रीजन लिखते हैं क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो वही तो केस हो गया भाई, ड्यू टू इनर्ट पेयर, मतलब बिस्मथ के कोई भी कंपाउंड +5 में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बट बिस्मथ का +5 में एक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। कौन सा बेटा? BiF5 कैन एग्जिस्ट। चलो बात करें इनकी। फास्फोरस की पेंटाहालाइड PX5, आर्सेनिक की पेंटाहालाइड AX5, फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमोनी की बेटा SbX5। अभी मैंने BiX5 नहीं लिखा क्योंकि आप देख ही रहे हो बेटा। ये जो पेंटाहालाइड में इसकी मोस्ट कॉमन जो पेंटाहालाइड होती है, कॉमन पेंटाहालाइड जो फास्फोरस की होती है और जो अपनी एनसीईआरटी में उसने डिस्कस किया है, वो है PCl5, राइट। तो PCl5 बनता कैसे है? तो देखो बेटा, ऑब्वियसली अगर आपके पास फास्फोरस है और उसमें एक्सेस ऑफ क्लोरीन पास करा लिए तो देगा क्या? पेंटाहालाइड। 5 × 4 20 बेटा, 10 डाल दो, खत्म, पेंटाहालाइड आ गया। अगर इस पेंटाहालाइड में अगर आप स्ट्रक्चर की बात करो, स्ट्रक्चर कैसे होगा मैंने अभी भी आपको बताया। स्ट्रक्चर कैसे होगा बेटा इस पेंटाहालाइड का? तो आप ये देख सकते हो PCl5, इसकी स्ट्रक्चर की बात करो तो ये कैसे होगा कि फास्फोरस की आप Z की वैल्यू निकालो तो 5 आती है। हाइब्रिडेशन sp3d, मतलब ज्योमेट्री क्या होगी? TBP। डिड यू अंडरस्टैंड बेटा? मैंने अभी भी लिखा था व्हाट इज अ TBP? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। मतलब ये फास्फोरस है, इसके 3 क्लोरीन उसके इक्वेटोरियल में आ गए, 2 क्लोरीन अप एंड डाउन दैट इज एक्सियल में आ गए, और ये आपका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप आ गया। ज्योमेट्री भी वही है भाई और उसकी शेप भी वही है TBP। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 लोन पेयर है। और मैंने अभी भी आपको बताया था सर, ये वाले जो बॉन्ड होते हैं ये आपके इक्विटोरियल बॉन्ड है। क्या है बेटा? इक्वेटोरियल बॉन्ड है। ये ऊपर नीचे वाले जो बॉन्ड होते हैं ये आपके एक्सियल बॉन्ड है। और मैंने अभी भी आपको लिखा के दिया था एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से ज्यादा होती है। अगर आप हीट करो तो पहले एक्सियल टूटेगा, राइट, बाद में इक्वेटोरियल टूटेगा। देख लो बेटा इसे। बन गया? अच्छी बात है। बेटा इन गैसियस स्टेट, थोड़ा रीड देखना बेटा, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। इन गैसियस स्टेट PCl5 हो, PBr5 हो, PI5 हो, phosphorus central atom सेम है लेकिन आपके हाइड्रोजन चेंज हो रहे हैं। In gaseous state they all have
सिमिलर स्ट्रक्चर, अच्छी बात है सर। लेकिन बेटा जब ये सॉलिड स्टेट में आ जाए, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, अगर ये आपके सॉलिड स्टेट में आ जाए तो PCl5, PBr5, PI5 में आपका PCl5 और ये सब दे ऑल एग्जिस्ट, ऑल हैव आयनिक नेचर। अरे बढ़िया बेटा, व्हाट इज द आयनिक नेचर ऑफ PCl5? जरा ध्यान से देखिए, एग्जाम में पूछा भी गया है। व्हाट इज द आयनिक नेचर बेटा? इसके साथ 4 क्लोरीन और इसके साथ 6 क्लोरीन। भाई बना नहीं बना? व्हाट इज दैट? P2Cl10। बेटा P2Cl10 के अगर आप डायमराइजेशन करा लो तो क्या आएगा? PCl5 आएगा। तो ये जो 4 थे ये आपको कैटायनिक फॉर्म में आते हैं और ये 6 बेटा ये आयनिक फॉर्म में आते हैं। तो आपको कहना है ये इसकी आयनिक फॉर्म है और इसमें इसकी एविडेशन पूछता है एग्जाम में और इसकी भी एविडेशन पूछता है। आई होप आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। निकाल के देखो बेटा, ये आती है sp3 और ये आती है sp3d2, 3 2 5 1 6। ये है PCl5 इन सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट एज आयनिक नेचर और ये इसके आयनिक फॉर्म है, जिसमें PCl4 प्लस कैटायनिक फॉर्म वाले फॉस्फोरस की हैबिटेशन sp3 आएगी और ये एनायनिक फॉर्म ऑफ द फॉस्फोरस की हैबिटेशन बेटा sp3d2 आएगी। राइट, इतना ही नहीं, आप PBr5 को बना के देखो बेटा। इतना ही नहीं बेटा, आप PBr5 को बना के देखो। PBr5 को अगर PBr5 बनाओगे वो बनेगा PBr4 प्लस Br माइनस, PBr4 प्लस और Br माइनस। अब ये चीजें तो याद ही रखनी है आयनिक फॉर्म वाली। उसमें भी देखो बेटा, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर वेरी लार्ज, उनकी साइज बहुत बड़ी है, इसीलिए अपना ये जो फॉस्फोरस है सेंट्रल एटम, इट कैनॉट अकोमोडेट 6 ब्रोमीन एंड 6 आयोडीन। उसी तरह से मैं PI5 की बात करता हूँ बेटा, इसकी भी आयनिक फॉर्म देखो अब कैसे आएगा। यही आएगा PI4, इसके साथ आएगा पॉजिटिव और एक आयोडीन के साथ आएगा नेगेटिव। अब आप बोलोगे सर ऐसा PCl6 के जैसे उसने PBr6 और PI6 क्यों नहीं बनाया? तो आप रीजन लिखना, व्हाट इज दैट? ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ Br and iodine, phosphorus cannot accommodate these electron। तो ये ब्रोमीन और आयोडीन इनकी साइज बड़ी होने के कारण phosphorus cannot accommodate 6 bromide and 6 iodide ion, hence it does not exist in the form of PBr6 or PI6। राइट बेटा, लिख लो इसे। ये सॉलिड स्टेट की स्ट्रक्चर से बेटा, ये पेंटाइलाइड ऑफ फास्फोरस के। बन गया, वेरी गुड सर। अब आएगा बेटा नेक्स्ट टू हाइलाइट्स के बाद में, अब आएंगे हम लोग हाइड्रेट्स पे। What is a hydrate? Any element of 15th group on combining with a hydrogen, it forms its hydrate of the type MH3 called as a hydrate. Examples here, binary compound. तो अब जो होगा that is the hydrate of 15th group element। बेटा हाइड्रेट मतलब कोई भी एलिमेंट आपके 5th A से अगर हाइड्रोजन से कंबाइन करा लो तो आपको वो जो देगा हाइड्रेट ऑफ द टाइप MH3 एंड दिस इज अ बाइनरी कंपाउंड कॉल्ड एज ए हाइड्रेट। अब आप ही लगाइए बेटा, इस NH3 में नाइट्रोजन लगा लो तो NH3, फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमोनी एंड देन बिस्मथ। बन रहे ना इसके हाइड्रेट, ये सारे के सारे हाइड्रेट बन गए। चलो इसमें पहले वाले नाइट्रोजन की हाइड्रेट की बात करो। हाँ सर, एक लोन पेयर होंगे, 3 हाइड्रोजन होगा, इसका नाम अमोनिया है, सेंट्रल एटम की हैबिटेशन sp3 है। तो शेप देखो इसकी कैसी आ रही बेटा? यस सर, पिरामिडल शेप आ रही है, पिरामिडल शेप आ गई है, एक लोन पेयर भी है। वेरी गुड बेटा। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए ये जो हाइड्रेट आपने लिखा है बेटा, व्हाट अबाउट द बॉन्ड एंगल, तो आपने लिखना बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड, बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। ये याद रहेगा,
डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मतलब आपके अमोनिया में नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन sp3 तो है, इसकी बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है, लेकिन बाकी के जो है बेटा, बाकी के क्या हो गए, यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन आने के कारण इनकी बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगी। अमोनिया की बॉन्ड एंगल pH3 से ज्यादा, pH3 की ASH3 से ज्यादा, और बाकी SbH3 की ज्यादा, और BiH3 की सबसे कम। ये क्या होगी बेटा, इट इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। अगर आपसे किसी ने रीजन पूछा तो लिखना बेटा ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन, हाँ भाई, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर BP एंड लोन पेयर। बेटा जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतनी कम बॉन्ड एंगल होगी, जितना कम रिपल्शन होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड एंगल होगी। तो बॉन्ड एंगल ऑफ दिस हाइड्राइड ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर लोन पेयर, राइट। नेक्स्ट वन इसी में पूछा गया बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर। अब आप तो जानते हो बेटा, ये हाइड्राइड में आपका जो नाइट्रोजन है NH3 वाला, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसकी इसकी हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो यहाँ बहुत कंफ्यूजन होते हैं बच्चे लोग, क्या लिखते हैं NH3 की सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन थोड़ा NCERT खोल के देखना बेटा, वहां दिया है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, और फिर ये आ गया अमोनिया बीच में, क्योंकि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग सर। फिर आएगा एंटीमोनी, और फिर आएगा BiH3। ये क्या होगी, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बेटा NH3 की बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज्यादा क्यों है, तो आपने लिखना ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ गई उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गई। एक्चुअल में ये यहाँ रहना चाहिए, बट इनकी मोलार मास ज्यादा होने के कारण इनकी बॉइलिंग पॉइंट अपने अमोनिया से भी ज्यादा है, राइट। दूसरा लिखते बेटा लेविस बेस कैरेक्टर। सब लोग जानते हो सेंट्रल एटम पे एक एक लोन पेयर रखा हुआ है, तो सबकी टेंडेंसी लोन पेयर देने की होगी। बेटा यहाँ पर आपको ये देखना है कि किसकी टेंडेंसी लोन पेयर सबसे ज्यादा है। मैं बता दूं, हाँ बेटा, नाइट्रोजन की लोन पेयर देने की टेंडेंसी बाकी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब आपका NH3 की लेविस बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगी। अगर पूछा जाए रीजन क्या है, नाइट्रोजन की साइज छोटी, उसके सर पे और लोन पेयर बैठा है, मतलब छोटी जगहों पे इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए कि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। वो क्या चाहेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन मेरे पास है बाहर देना चाहेगा, तो इसकी टेंडेंसी लोन पेयर देने की ज्यादा है। it must act as a stronger Lewis base than the other one। मतलब बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, हाइड्रो दिस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बट एक्सेप्शनल केस क्या है, NH3 की बॉइलिंग पॉइंट pH3 और AS3 से ज्यादा है। बेटा ये गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। इतना लिख लीजिए बेटा। हम स्टेबिलिटी ऑर्डर भी लिखेंगे इसकी हाइड्राइड की। अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गई तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी आ जाता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी आ जाएगा। देखिए भाई स्टेबिलिटी ऑर्डर, आप जानते हो नाइट्रोजन जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी कम होगी, बॉन्ड एनर्जी कम होगी, हम क्या बोलेंगे बेटा, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो क्या बोलना, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप NH3 PH3 ASH3 SbH3 और आएगा बेटा BiH3। क्यों, क्योंकि बिस्मथ और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी कम, बॉन्ड एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो आप रीजन लिख सकते हो बेटा ड्यू टू इंक्रीज इन और ड्यू टू डिक्रीज इन MH बॉन्ड एनर्जी। क्योंकि बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगा, बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, लेस स्टेबल, और ये मोर स्टेबल हो गया। तो आपको याद रहेगा डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू द लोअर बॉन्ड एनर्जी एंड इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। यहाँ बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। भाई स्टेबिलिटी अगर आपको आ जाए तो स्टेबिलिटी को देख के रिड्यूसिंग कैरेक्टर लिख सकते हो। किसको लिख सकते हैं बेटा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। सुनो, जो कम स्टेबल है एक्ट एज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो ये लेस स्टेबल है, इजीली हाइड्रोजन देगा, बेटा इजीली हाइड्रोजन देगा मतलब इसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा है, तो आप लिख सकते हो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये क्या होगी बेटा, इट इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप।
NH3, PH3, ASH3, SbH3, and BiH3. It is the order of reducing character. Sir, it is the order of reducing character. That means हम बोलेंगे बेटा ये जो आपका BiH3 act as a good reducing agent. ये कैसे ऐड करता बेटा? इट एक्ट एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट. लेकिन NH3 कैसे ऐड करता? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. हाँ, क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, इजीली हाइड्रोजन नहीं दे पाएगा. राइट, ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. बन गया. चलो बेटा नेक्स्ट वन इज कंपाउंड फॉर्म बाय द नाइट्रोजन. सबसे अच्छा कंपाउंड फॉर्म बाय द नाइट्रोजन इज द अमोनिया. कंपाउंड फॉर्म बाय नाइट्रोजन क्या है बेटा? अमोनिया. अब यहाँ पर अमोनिया की प्रिपरेशंस देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, एंड इवन विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द अमोनिया. जितना एनसीईआरटी में उतना ही करेंगे. राइट, देखिए बेटा अगर मैं कंपाउंड फॉर्म बाय द नाइट्रोजन पहला अमोनिया लेता हूँ तो अमोनिया का फॉर्मूला NH3 है. सेंट्रल एटम क्या है? नाइट्रोजन है. बेटा नाइट्रोजन के पास बॉन्ड पेयर कितने? 3 है. लोन पेयर कितना है? 1 है. मतलब जेड की वैल्यू कितनी है? 4 है. बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, जेड की वैल्यू 4, हाइब्रिडेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप बिकम ए पिरामिड. ये तो आपको याद ही हो जाना चाहिए. द कंपाउंड फॉर्म बाय नाइट्रोजन इज द अमोनिया. बेटा अमोनिया को लिखा ऐसे जाता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ NH3. अगर इसको ऐसे लिखे जाता है तो प्रिपरेशन देखिए बेटा कैसे होगा NH3 का. सबसे पहले होता है इट कैन बी ऑब्टेन बाय डिकेइंग ऑफ नाइट्रोजनियस मैटर. बाय डिकेइंग ऑफ नाइट्रोजीनियस, बेटा डिकेइंग ऑफ नाइट्रोजीनियस मैटर. सर डिकेइंग ऑफ नाइट्रोजीनियस मैटर मतलब क्या? एग्जांपल यूरिया ले लो ना भाई. ये देखो ये आपका यूरिया है, NH2CO NH2 कॉल्ड एज ए यूरिया. और वह यूरिया की अगर आप डिकेइंग कराते हो तो ये आपको N2 की गैस दे सकता है. कैसे बेटा? या अमोनिया की गैस दे सकता है. एक अमोनिया गैस लिबरेट करेगा, एक CO2 देगा, एंड रिमेनिंग वाटर मॉलिक्यूल. ये हो गया डिकेइंग ऑफ नाइट्रोजनियस मैटर. सेकंड वन बेटा लैब की मेथड अच्छी वाली और एक मेथड है, दैट इज अनदर मेथड कॉल्ड एज ए लैब मेथड टू प्रिपेयर अमोनिया. बेटा आपने एक सॉल्ट लेना है, सॉल्ट के अंदर हाइड्रोलिसिस करा लो. भाई NH3 देना था वो तो दे दिया, बाकी बचा क्या बेटा? HCl, वो निकल गया. आप बोलोगे वाटर मॉलिक्यूल का काम क्या है? तो एक्वस फॉर्म भी है, सॉरी एक्वस फॉर्म ऑफ HCl है, और ये अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ गैस लिबरेट कर गया. मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोनियम क्लोराइड यूज अमोनिया गैस प्लस वेपर ऑफ HCl. गॉट द पॉइंट. दूसरा इंडस्ट्रियल मेथड भी होता है कॉल्ड एज ए कमर्शियल मेथड. बेटा ये जो मेथड है इसे इंडस्ट्रियल मेथड या कमर्शियल मेथड भी कह सकते हो. और ये जो इंडस्ट्रियल मेथड और कमर्शियल मेथड है, ये मेथड का नाम है कॉल्ड एज ए हैबर्स प्रोसेस. और बेटा इस हैबर्स प्रोसेस से आप अमोनिया इंडस्ट्रियली बना सकते हो बाय बाय प्रेफरिंग ली चार्टलियर प्रिंसिपल. कैसे? सुनो, यहाँ पर होगा N2, देन 3 मोल्स ऑफ H2, रिएक्शन की होगी इक्विलिब्रियम, एंड इट फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. बन गया. वेरी गुड. आप देखो बेटा हमारे एनसीईआरटी में डेल्टा एच की वैल्यू कुछ नेगेटिव दी गई है. आई थिंक 41.7 kJ करके दिया है, 47.1 kJ पर मोल ये एनर्जी दी है. डेल्टा एच का नेगेटिव आना प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा. और आप जानते हो ली चार्टलियर प्रिंसिपल से सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल अकर ओनली एट लो टेम्परेचर. सो अकॉर्डिंग टू ली चार्टलियर, मैं लिख दूंगा, आप यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. According to Lee-Chatterjee principle, beta, all exothermic reaction must occur at a low temperature. According to Lee-Chatterjee principle, all exothermic reaction occurs at low temperature. But as reactants are in gaseous state, देखो ये भी गैस है, ये भी गैस है. As reactant, as in gaseous state,
वी हैव टू मेंटेन ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम मतलब थोड़ा बढ़ के, कम नहीं। वी हैव टू मेंटेन ऑप्टिमम टेम्परेचर। राइट बेटा, आपको याद होगा दैट टेम्परेचर शुड बी है 750 टू 770 केल्विन। राइट, और एक देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू ली चार्टर प्रिंसिपल ये 1 वॉल्यूम है, ये आपकी 3 वॉल्यूम है, तो ये आपको 2 वॉल्यूम दे रहा है। मतलब आप देखो कहां से कहां आ रहे हो, आप 4 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम आ रहे हो। मतलब अकॉर्डिंग टू ली चार्टलियर प्रिंसिपल it must occurs at it must occurs at decrease in volume है ना, it must occur at high pressure। राइट बेटा, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हाई प्रेशर पे आना चाहिए क्योंकि डिक्रीज इन वॉल्यूम है। और हाई प्रेशर आप जानते हो कितना यूज करते हैं यहाँ पर? यस सर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करते हैं। राइट, तो और ये प्रोसेस करवाने के लिए आपको कैटलिस्ट लगेगा आयरन, उसमें प्रोमोटर लगता है बेटा मॉलिब्डेनम, किसी बुक में लिखा है आयरन ऑक्साइड Fe2O3 और विथ ए K2O प्लस Al2O3। तो इसको मैं एक टेबल ही बना देता हूँ बेटा। ये जो है ना, एक फेवरेबल कंडीशंस बोलो या कुछ तो बोलो, आई शुड राइट favorable condition for the preparation of ammonia by Haber's process। भाई पहले टेम्परेचर देखो 750 टू 770 केल्विन। राइट सर, प्रेशर देखो तो बोलना सर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर इसमें कैटलिस्ट देखो क्या है, तो बोलना बेटा कैटलिस्ट इज ए आयरन पाउडर, और इसमें प्रोमोटर की लिया जाता है बेटा, दैट इज मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम इज द प्रोमोटर। बेटा कभी कभी है ना बुक में ऐसा लिखा होता है Fe2O3 iron oxide as a catalyst with K2O and Al2O3, K2O plus Al2O3 act as a catalyst। तो ये फेवरेबल कंडीशन है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट। बेटा बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। बेटा नेक्स्ट वन होगी द प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, या तो आप केमिकल प्रॉपर्टीज बोलो तो भी चलेगा। सब पहली प्रॉपर्टी आप बताइए कि अमोनिया का बेसिक नेचर कैसे प्रूव करोगे? बेटा अगर वो बेस है तो एसिड से रिएक्ट करेगा, और ये अपना सॉल्ट बना लिया तो प्रूव हो गया इट एक्ट एज अ बेसिक इन नेचर। राइट बेटा, इसको अमोनिया को अगर आप किसी कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन में डालो तो एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दे देगा। बेटा अगर ये अमोनिया आपका लिक्विड फॉर्म में है और एक्वस कॉपर सल्फेट में डाल दो, इट विल गिव इट्स व्हाट यू कैन से कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कैसे? एक आएगा कॉपर, फिर आएगा अमोनिया, सेंट्रल मेटल एटम है जहां पर 4 अमोनिया लग जाएंगे, और बेटा उसका सल्फेट बाहर। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना, ये कैसे पता लगता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए दिस कलर सॉल्यूशन। कौन सा? एक डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन बन गया तो बता रहा है कि ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया है। तो इसकी टेंडेंसी है टू रिएक्ट विद द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। मतलब आप देखो ये अमोनिया का जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है, और ये कॉपर सेंट्रल मेटल एटम में वैकेंट ऑर्बिटल है, ये अपने लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल को देके कॉम्प्लेक्स बनाया है।
इसकी टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, बेसिक नेचर. इसकी टेंडेंसी टू रिएक्ट विद द एसिड गिव द सॉल्ट, दैट इज आल्सो बेसिक नेचर. बन गया. पॉइंट नंबर 2 प्रॉपर्टी बताइए बेटा. अमोनिया इज सॉल्युबल इन द वाटर करके लिखते हैं हम. अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर, ऑब्वियसली होता भी है. कैसे? देखिए बेटा, अगर किसी अमोनिया को वाटर में डालो तो आपको ये ऐसा सॉल्यूशन मिल जाएगा. व्हाट इज दैट? NH4OH एक्वस फॉर्म. तो बेटा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड आने का मतलब क्या? वाटर से रिएक्ट कर रहा नहीं कर रहा? कर रहा है. और ये जो आपको एक्वस सॉल्यूशन आ गया है, इट इज यूज्ड फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ सर्टेन मेटल आयन. द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, aqueous solution of ammonia is used for precipitation of certain metal ions, right? Used for precipitation of certain metal ion. सर ऐसे कौन से मेटल आयन का प्रेसिपिटेशन ये एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया कर सकता है? ये अपने एनसीईआरटी का है और ये अपने बुक में दिया है. लिसन हियर बेटा, मैं आपको जो दे रहा हूं वो ये है FeCl3 एक्वास फॉर्म, ये एक एक्वास फॉर्म में आएगा. दूसरा बेटा ZnCl2 इन द एक्वास फॉर्म. अगर इस मेटल आयंस में आप एक्वास सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया डालते हो, व्हाट इज दैट? NH4OH. और यहां भी बेटा NH4OH अगर डालते हो तो ये क्या कर देगा? इस एक्वास सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयंस को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करा देगा. बेटा व्हाट इज द प्रेसिपिटेट फॉर्म बाय इट? आयरन की हाइड्रोक्साइड जो कि ब्राउन कलर की होती है. बेटा ये कैसी होती है? ये ब्राउन कलर की पीपीटी होती है. और जिंक क्लोराइड को अगर आप एक्वस सॉल्यूशन इसमें डालोगे, बेसिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया में, तो वो जिंक की हाइड्रोक्साइड एज ए प्रेसिपिटेट बनाएगा, जो कि ये प्रेसिपिटेट उसकी बेटा व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट बनती है. ये एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से बेटा जो मैंने रिएक्शन फॉर्म में आपको लिख के दे दिया है. राइट, चलो देख लीजिए. फिर आएगा, इसी से हम लोग जुड़ेंगे अभी कि डिटेक्शन ऑफ द अमोनिया और अमोनियम आयन कैसे पता करेंगे. देखो इसी से मिलता है डिटेक्शन ऑफ या तो अमोनिया या तो अमोनियम आयन. सर अमोनिया या अमोनियम आयन आप कैसे डिटेक्ट करोगे? बड़ा अच्छा है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया ले लो और एक आप नेस्लर रिएजेंट ले लो. बेटा आप पहले एक्वस सॉल्यूशन ले लीजिए और एक नेस्लर्स का रिएजेंट ले लीजिए. अगर आपका ये नेस्लर्स रिएजेंट से आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया अगर रिएक्ट करता है और अगर उसने ब्राउन पीपीटी दे दिया तो समझ जाना सर इट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया है या अमोनियम आयन है. राइट, चलो मैं इसका एग्जांपल भी दे रहा हूँ. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया या अमोनिया ही ले लो, डोंट वरी अबाउट दैट. मैंने अमोनिया ले लिया. सर ये नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता है? देखना बेटा एनसीईआरटी खोल के लिखा हुआ है K2HgI4. क्या ये K2HgI4 is the Nestler's reagent. और जब अमोनिया इससे रिएक्ट करेगा तो वो आपको एक ब्राउन प्रेसिपिटेट देगा जिसमें आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड NH2HgO, फिर K अपना Hg विद आयोडीन. इस तरह के ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है और ये फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन प्रेसिपिटेट बताता है कि ये जो सॉल्यूशन है इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया और अमोनियम आयन. ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट. ये जो ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है ना, एक्चुअली इसका एक नाम होता है, आई होप जहां तक मुझे याद है, आयोडाइड ऑफ ए मिलेंस बेस करके होता है. हाँ बेटा, आयोडाइड ऑफ ए मिलोन्स बेस, ये इसका एक नाम है. और अगर इसका स्ट्रक्चर पूछा जाए तो जहां तक मुझे याद है ये कुछ ऐसा आना चाहिए. राइट, एक बार मैं वेरीफाई कर लूंगा बट जस्ट याद है करके मैं बता रहा हूँ. ये अपने एनसीईआरटी के थोड़ा बाहर है, आईआईटी मेंस के बच्चों को काम में आएगा, नीट में ऐसा कुछ नहीं आता. राइट, ये हो गया, बना लीजिए बेटा. इसके बाद देखेंगे
सेकंड कंपाउंड इज हाइड्रेट ऑफ फास्फोरस, PH3 की बात करेंगे। बेटा हाइड्रेट ऑफ फास्फोरस PH3, PH3 called as a phosphine, PH3 called as a what, phosphine। अब ये फॉस्फीन में इसकी स्ट्रक्चर्स देखी जाती है एंड इससे पहले प्रिपरेशन मेथड्स देखेंगे कि व्हाट आर द प्रिपरेशन मेथड्स आर देयर। पहले बता दे बेटा ये फॉस्फीन होता क्या है। सर ये कलरलेस, हाँ बेटा ये कलरलेस रॉटन स्मेल पॉइजनस गैस है, सड़े हुए अंडे की जैसी है रॉटन स्मेल पॉइजनस गैस है, PH3 गैस है, बड़ी बेकार स्मेल आती है बेटा। और अगर आप इसको देखो इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेट मी शो यू। अगर ये PH3 को अगर आप वाटर में या किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में रख दो सच एज HNO3 तो क्या होगा, इट एक्सप्लोड हो जाएगा। तो बेटा इट इजीली explodes in presence of oxidizing agent such as HNO3। मतलब इट कैन इजीली कैचेस फायर बोल सकते हो और इट विल इजीली एक्सप्लोड। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना इजीली एक्सप्लोड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, ये होता है प्रॉपर्टी बताता है कि हेंस PH3 विल बी यूज इन HOLME apostrophes होम सिग्नल। भाई ये होम सिग्नल क्या होता है मालूम है? जब ओशंस में कोई जहाज है ना, जब ओशन में जाते हैं और जहाज अगर कोई डायरेक्शंस भूल जाए, आई मीन से कोई बोट अगर है ना ओशन में डायरेक्शन भूल जाए तो क्या करते हैं रात में उतने ओशन के बीच में जो जो आपका जो बोट होता है, द पीपल व्हाट दे विल डू, एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं और वो कंटेनर में कैल्शियम कार्बाइड और फॉस्फाइन डाल के आई मीन रिएक्शन करवाते हैं बेटा कैल्शियम कार्बाइड का और फॉस्फोरस का। तो करने से वहां पर आपको एक एसिटिलीन गैस और फॉस्फिन गैस निकलती है और फॉस्फिन गैस जैसी किसी वाटर के कांटेक्ट में आ जाए वो एक्सप्लोड होकर जलना लग जाता है। तो बोट के बाजू में जो पानी होता है ना, पानी में इन लोग ऐसे फॉस्फिन को आई मीन इसको जलाते हैं। तो जलने से क्या होगा, इतनी बड़ी वो जो आग लग जाती है तो पीपल कैन सी फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस एंड दे कैन आइडेंटिफाई समबडी इज देयर एंड दे कैन गो एंड दे कैन गाइड द पीपल टू कम ऑन दैट डायरेक्शंस। तो ये एक तरह का होम सिग्नल होता है, इसका यूज किए जाते हैं। हाँ सर बनता कैसे होगा, तो बात ये भी है प्रिपरेशन क्या है। बेटा प्रिपरेशन का अच्छा मेथड है कि Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड है, आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा लीजिए। तो हाइड्रोलिसिस करा लिए तो पहले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे ही देगा और आपको PH3 गैस दे देगा। ये एक मेथड है प्रिपरेशन का। दूसरा है बेटा रिएक्शन ऑफ द फास्फोरस विद NaOH। अगर आप व्हाइट फास्फोरस को NaOH से रिएक्ट कराते हो, ये रिएक्शन आपने देख चुके हैं पहले भी, एक फॉस्फिन तो गैस देगा ही देगा और सोडियम से बनने वाला उसका हाइपोफॉस्फेट देगा NaH2PO2, राइट। तो ये मेथड है प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फिन के। चलो इसके बाद में आएगा बेटा, अभी ऑक्सी एसिड्स की बात करेंगे, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑल। तो मैंने यहाँ तक जो बता दिया दिस इज अबाउट द हाइड्रेट ऑफ फॉस्फोरस एंड हाइड्रेट ऑफ नाइट्रोजन, इतनी ही हमारे एनसीईआरटी में है। बाकी के हाइड्रेट आपको रेफरेंस बुक में मिलेंगे बट नो यूज, जितना एनसीईआरटी में उतना ही पढ़ो, राइट, इतना लिख लीजिए बेटा।
बेटा मैं मैसेज अभी देख रहा हूँ। कोई बच्चा बोल रहा है कि सर यू आर गोइंग वेरी फास्ट, यू आर नॉट सीइंग अवर डाउट, यू आर गोइंग सो फास्ट। नहीं बेटा, फास्ट फास्ट जाने का मतलब कुछ भी नहीं है। नाइट्रस एसिड HNO3 है, नाइट्रस HNO2 है, नाइट्रिक HNO3 है। हाँ बेटा, फॉस्फिन के लिए दिस मच इनफ। प्लीज गो लिटिल स्लो। स्लो ही तो है, और कितना स्लो। ओके बेटा, मैं स्लो ही चलता हूँ। ठीक है ठीक है। एक काम कर देता हूँ, मैं स्लो ही चलता हूँ अभी। मैंने आपको क्या क्या बनाया बेटा, हाइड्राइड्स बना के दिया, NH3 PH3, राइट। इसमें आपको क्या डाउट है आप पूछ सकते हो, क्योंकि कोई बच्चा बोल रहा है कि सर यू आर गोइंग वेरी फास्ट। मुझे नहीं लगता कि फास्ट कुछ जा रहा हो। जो जो प्रॉपर्टीज है मैं आपको लिखा के दे रहा हूँ, और ये प्रॉपर्टी आपको याद ही करनी है। तो उसमें आपको लग रहा है कि सर आप थोड़ा स्लो चलिए, तो चलेंगे, और स्लो चलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वॉट एवर यू विल फील वैसा चलेंगे। बेटा डाउट कुछ है तो पूछो, 1 मिनट मुझे। प्लीज यू कैन आस्क मी द डाउट। अभी जो जितना पढ़ाया ना मैंने, उसमें से कुछ डाउट्स है तो प्लीज एक बार सेंड कीजिए। हाँ बेटा, डायमरिक का मतलब है डबलिंग द थिंग। जैसे कि आप देखो, ये आपका P2O3 है। बेटा इसको 2 बार कर लो। 2 बार करने से क्या होगा, P2 बिकम P4, O3 बिकम O6। इसको डायमर कहते हैं। इसका डबल हो गया। P2O5 था, इसकी डायमरिक करा लो तो बन गया P4O10। इसको डायमरिक कहते हैं। ये डायमर है। और बेटा व्हाट इज द नेक्स्ट नेक्स्ट डाउट। बॉन्ड एंगल वंस एक्सप्लेन। बॉन्ड एंगल में क्या था, ये आपका NH3 है, ये आपका PH3 है, ये आपका ASH3 है। अब देखिए बेटा, ये नाइट्रोजन एटम, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ, जैसे जैसे सेंट्रल एटम की साइज बढ़ेगी तो रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा। यही तो कंसेप्ट है। इसकी एटॉमिक साइज बड़ी है और इसकी एटॉमिक साइज छोटी है। बेटा एटॉमिक साइज बड़े होने के कारण क्या होगा, रिपल्शन बड़ा ज्यादा होता, और जहाँ रिपल्शन ज्यादा उसकी बॉन्ड एंगल कम, जहाँ रिपल्शन कम उसकी बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो इट इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, राइट। चलो और बेटा दूसरा, सर प्लीज एक्सप्लेन दिस पार्ट वंस। लेविस बेस ना बेटा, ठीक है। देखिए, लेविस बेस का मतलब है, अगर आपके पास ये NH3 है और इसके पास एक लोन पेयर है, फिर PH3 है बेटा, इसके पास भी लोन पेयर है, बस ASH3 इसके पास भी लोन पेयर। बाकी नहीं, 3 की बात करेंगे। और इसकी लेविस बेस पूछ रहा है। आप जानते हो सबके पास लोन पेयर है, सब इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे। बेटा ये जो नाइट्रोजन है इसकी साइज छोटी और इसके पास लोन पेयर, आर्सेनिक इसकी साइज बड़ी और इसके पास लोन पेयर। बेटा साइज बड़ी होने के बाद लोन पेयर रखा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, साइज छोटी और इलेक्ट्रॉन भी है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी उसकी टेंडेंसी लोन पेयर देने की भी ज्यादा, और जिसकी टेंडेंसी लोन पेयर देने की ज्यादा बेटा, उसकी बेसिक कैरेक्टर भी ज्यादा। तो वही बताया गया है, स्मॉलर द साइज ऑफ द एटम हैविंग द लोन पेयर, तो स्मॉलर द साइज लोन पेयर इज देयर, इट विल हैव मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो उतनी टेंडेंसी लोन पेयर देने की बढ़ जाती है। हेंस द लेविस बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और बेटा
बेटा नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड ऐसे होता है, ये जो आपका नाइट्रस एसिड है ना, नाइट्रस OUS एसिड, और नाइट्रिक मतलब NITRIC एसिड। आपको अभी भी मैंने बताया था बेटा, IC का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, OUS का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम। तो नाइट्रस होता है HNO2, नाइट्रिक होता है HNO3, और आपसे पूछा जाए किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो HNO3 की ज्यादा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 में है, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है बेटा, +3 में है। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। और कोई डाउट आप पूछ सकते हो बेटा। देखो आपको लग रहा है कि सर फांस गए, तो भाई मैं रुक ही गया अभी। अब ऐसे रुक गए कि पूरा पहले आपके डाउट क्लैरिफाई करेंगे फिर बढ़ेंगे। बेटा डिटेक्शन आपको याद ही करना है, वहां डिटेक्शन में कुछ भी नहीं है। मैंने लिख के दिया कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया ले लो, नेस्लर रिएजेंट में डालो। अगर कुछ ब्राउन पीपीटी देता है तो ये आपका अमोनिया है, ब्राउन पीपीटी नहीं देता है तो अमोनिया नहीं है, खत्म। हाँ ये नाम वाम मैंने लिख के दिया, इसका मतलब नहीं कि याद करना है। हाँ ये आईआईटी में पूछा जाता है कि बनने वाला ब्राउन पीपीटी का नाम क्या है, तो बोला इट इज कॉल्ड एज आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस। सर फॉर्मूला कैसे, एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने लिख के दिया NH2HgO Hg विद I, ये उसकी फॉर्मूले है, तो इसको याद ही करना है। नेक्स्ट बेटा, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। वहां पे नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला है K2HgI4, K2HgI4 कॉल्ड एज ए नेस्लर रिएजेंट। हो गया। मुझे लगा कि आप पूरा का पूरा पूछने वाले हो, इतना सा पूछने के लिए बोल दी कि सर आप फास्ट जा रहे हो। हाँ बेटा सही में बताओ। देखो जैसे ही मैं आपके आपके मैसेजेस पढ़ लिया, सर आप फास्ट जाए, तो मैं रुक ही गया। क्यों? तो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो किसको पढ़ाना है। हाँ बेटा गर्ल्स प्लीज बोलो, बॉयज बोलो। और कुछ पूछता है पूछो, ऐसा कुछ भी नहीं, करेंगे एक्सप्लेन करेंगे। आप जब तक नहीं बोलोगे तब तक मैं आगे पढ़ाऊंगा ही नहीं। गर्ल्स एंड बॉयज एवरीवन प्लीज टेल मी। और कोई डाउट है पूछ सकते हो। बेटा बॉइलिंग पॉइंट की जो ऑर्डर दिया है ना उसको आप देख लीजिए, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर में क्या होता है, जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जिसकी मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो ऑब्वियसली बेटा BiH3 की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी एटॉमिक मास ज्यादा है। और NH3 सबसे कम होना, लेकिन हुआ क्या, NH3 अपने PH3 और ASH3 से आगे बढ़ के आ गया। क्यों? क्योंकि NH3 की टेंडेंसी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की है, जिसकी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है उसकी बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज्यादा हो गया। सर उन दोनों से क्यों नहीं ज्यादा हुआ? क्योंकि उसकी मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है बिस्मथ की, राइट। क्या हो गया बेटा, गर्ल्स लोग रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, बॉयज तो कोई बोल ही नहीं रहा है। चलो इट्स ओके बेटा। नो सर यू आर रफिंग रबिंग बोर्ड फास्टली सो वी कांट टेक स्क्रीन। अच्छा स्क्रीनशॉट भी नहीं लिए? अरे 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 ऐसा हो गया। अरे 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 अच्छा ठीक है बेटा, मैं एक काम कर दूंगा, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके मैं भेज दूंगा, राइट। डोंट वरी अबाउट दैट। मुझे लगा कि बच्चा स्क्रीनशॉट ले रहा है, नहीं लिए, इट्स ओके ओके, मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज दूंगा।
राइट बेटा? चलो, और किसी को कोई डाउट है इसमें अभी? नहीं है? वेरी गुड बेटा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, दैट इज ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। अब ये टॉपिक अभी स्टार्ट किए तो कुछ हेडिंग ही हो जाएगा। तो व्हाट विल डू इन अवर नेक्स्ट क्लास, वी विल ट्राई टू डू बेटा ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। मुझे एक काम कीजिए प्लीज, आप लोग बता दीजिए कि मैंने आपको कल होमवर्क क्या दिया था, बिकॉज थोड़ा सा मुझे अपडेट भी करना पड़ेगा ना, होमवर्क क्या दिया था। एनीबडी, किसी को याद है बेटा हमने होमवर्क क्या दिए थे कल का? बोलो सर। होमवर्क क्या दिए थे? किसी को याद नहीं है? बेटा नाइट्रोजन कैनॉट फॉर्म पेंटालेट, सो NCl5 नॉट फॉर्म बोलते ना। सुनो सुनो, NCl5 नॉट फॉर्म, ये जो है मैंने कहीं भी NCl5 लिखा नहीं है, देख लीजिए आप। प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल, राइट? वेरी गुड बेटा। प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल जो था, कौन से चैप्टर के दिया था मैंने? मैं लिख के दिया था बेटा, मुझे याद है, पेज नंबर एंड ऑल एवरीथिंग आई रोट। अब वो अगली बार से स्क्रीनशॉट मैंने ही लेना चाहिए, आपको नहीं बोलना चाहिए। तो सारे चैप्टर्स के दिया था मैंने, राइट बेटा? ठीक है, ऐसे ही करो फिर। सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर के 5 साल के नीट और IIT मेंस के क्वेश्चन एक बार देखते जाइए, वही आपका रिवीजन होगा, वही आपका रिवीजन होगा, राइट? चलो, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।